हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया 2001 डिकेड पूरा हो गया स्टार्टअप इंडिया को शुरू होते हुए। कैश फ्लो की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? टू पे रेगुलर सैलरीज, टू पे द वेंडर्स, टू रन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ऑल। आजकल क्या हो गया है कि गवर्नमेंट इंडिया ने इतना डिजिटाइजेशन कर दिया है कि आपके पास गवर्नमेंट के पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है कि उनको पूरा पता चल रहा है कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ रूट कर रहे हैं। कौन सी बात है जिसका हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए? वी हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या फाउंडर हो तो इस चीज से दूर रहिए, ये मत करिए, ऐसे कुछ। So is it mandatory for every startup to have GST number? No. Okay. It depends upon the threshold limit. Government has set the threshold limit. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि अभी वो लोग जो स्मॉल कंपनीज है उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट से बाहर कर रहे हैं। Sir, proprietorship और OPC, are they same? Both are different. नमस्ते। एस्पायरिंग डायलॉग के एक और एपिसोड में मैं निर्जा अनिल कृष्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में तो सुना ही है। स्टार्टअप इंडिया के बाद इंडिया में स्टार्टअप्स का ग्रोथ वाज एक्सपोनेंशियल, बट एट द सेम टाइम कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने कई सारा लॉस फेस किया, कई सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि फाउंडर को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली जब हम स्टार्टअप में आ रहे हैं देन व्हाट आर वी सपोज टू डू, What are the other legal things, financial related things, tax related things जो हमें पता होनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने लाइफ में 23 सालों से वो स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप्स को वो असिस्ट कर रहे हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और ऐसा स्टार्टअप, ऐसा बिजनेस जिसको कभी कोई पेनल्टी पे ना करनी पड़े। स्वागत करते हैं सुरेश अमेरिया जी का, जो कि है नवी मुंबई से, एंड ही इज एन एक्सेप्शनल एंड एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, अ फाइनेंशियल मेंटर एंड अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेट्स वेलकम सुरेश सर। नमस्ते सर, वेलकम टू एस्पायरिंग डायलॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। जैसे कि आपने बोला था यू विल बी टॉकिंग अबाउट, या फिर आप मेंटर करेंगे आज MSMEs को, फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स को। हाँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो इतना बढ़िया मेरा इंट्रोडक्शन दिया, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू गिव द प्रोस्पेक्टिव्स इंफॉर्मेशन टू द स्टार्टअप्स, MSME, and it's my privilege to connect with your audience. Thank you so much. So now as we are talking about startups, so let's talk about the foundation. किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी फाउंडर को ऐसे कौन से 3 फाइनेंशियल, या फिर इट कैन बी मोर और लेस, बट मेन 3 क्रूशियल फाइनेंशियल फाउंडेशंस दैट वन शुड हैव? या थोड़ा मैं स्टार्टअप के बारे में बताना चाहूँगा उससे पहले। जैसे अभी देखो स्टार्टअप इंडिया, हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया 2001 डिकेड पूरा हो गया स्टार्टअप इंडिया को शुरू होते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन्होंने 2014 में कार्यभार संभाला और स्टार्टअप इंडिया को एक नई दिशा दी। और इसमें हम देख रहे हैं कि इतने युवा लोग, हजारों स्टार्टअप जो आज बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन गए हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, एक्सलेंट जॉब इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स एंड ऑल। सो देर आर मोर देन 2 lakhs स्टार्टअप्स इन इंडिया। आज ये उनके जो स्टार्टअप इंडिया है वो उनके साहस को प्रोत्साहन, उनके एक हौसला बढ़ा रहा है, उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे अभी आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, उसके बाद DPIIT में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। Okay. तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको, उससे आपको सीड फंडिंग होता है, देन यू आर कनेक्टेड फॉर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द इंडिया। जो एक फैक्टर होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2014 के बाद। यस, दैट्स ट्रू। एंड ये एक युवा लोगों को एक नई दिशा, नया डायरेक्शन और एक नया हौसला मिला है, जो स्टार्टअप इंडिया मिशन जो
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। यस सर, अब स्टार्टअप्स अगर हम देखेंगे तो आई कैन से मोर देन हाफ ऑफ यूथ इज इन्वॉल्व इन द स्टार्टअप्स। Exactly. तो डेफिनेटली गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे। सो आपके अकॉर्ड मतलब आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या वो फ्रीक्वेंट गलतियां देखी है मैक्सिमम जो की जाती है देखिए, founders से? अभी जैसे आपका पहला प्रश्न था कि जो फाउंडेशन के लिए उनको yeah. ग्रोथ के लिए क्या करना है, तो अभी जैसे जैसे आपका डिस्कशन, हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, हम उस दिशा में बातें करेंगे। गलतियां तो देखिए क्या है कि अभी मेनली है कि उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट। Okay. जो कैश फ्लो मैनेजमेंट में क्या हो जाता है कि मेनी टाइम स्टार्टअप दे फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, building, yeah. सो दे हैव टू मैनेज, एक्चुअली स्टार्टअप सर्वाइव ऑन द कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? टू पे रेगुलर सैलरीज, टू पे द वेंडर्स, टू रन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ऑल। ये एक सबसे पहली चीज है जो कैश फ्लो मैनेजमेंट उनका एक फाउंडेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। वो एक स्टार्टअप के फाउंडर को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। Okay. देन सेकेंडली वी कम टू लाइक फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग जिसे हम बोलते हैं। सो एवरी फाउंडर from the day one has to see that how he's maintaining his financials, how he's preparing his reports, so that he will come to know what are his profitability, what are his break-even point, where is the burn rate and everything. Then we come to this compliance discipline, जो कि बहुत ही crucial है, क्योंकि just you have to do timely filing of GST returns, timely filing of income tax return, then the statuses. इसमें स्टार्टअप को ध्यान देना चाहिए, उसको पूरी तरह कंप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यस सो आपके साथ भी कई सारे स्टार्टअप जुड़े होंगे, जी। लाइक दे मस्ट बी वर्किंग विथ यू, यू आर असिस्टिंग देम। सो हाउ डू यू मेक देयर फंक्शनैलिटी आई कैन से इजी टू हैंडल, या फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है कि कंप्लायंस सुनो तो कई लोगों को चैलेंज लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं। टैक्सेशन, कंप्लायंस, फाइलिंग, ये सुन के हमें लगता है कि नहीं करे शायद बिजनेस, लेट्स गेट इनटू सैलरीड टाइप ऑफ थिंग। हाउ डू यू मेक इट इजी एंड मोटिवेटिंग फॉर देम? पहले तो हम ये चाहते कि उनको एक फाइनेंशियल क्लैरिटी दे कि भाई तुम्हें वी एंश्योर दैट आवर स्टार्टअप young youth should know what is their revenue, what is their margin, what is their profitability, what are their break-even point, burn rate, and everything. And then we establish the financial structure in such a way that easily monthly information system report हो properly। क्या हम एक उनको compliance calendar बना के देते हैं कि टाइमली वो compliance करे उसका। मच नीडेड, या मच नीडेड। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो टीम है वो ये भी इंश्योर करती है कि उन्होंने वो प्रॉपरली कंप्लाई किया है क्या नहीं। हम उनको हैंड होल्डिंग करते हैं पूरा, और उनको ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर अगर आपने गलतियां की तो आपको कितना पेनल्टी लग सकता है, कितना इंटरेस्ट चार्जेस लग सकता है जो गवर्नमेंट। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि गवर्नमेंट इंडिया ने इतना डिजिटाइजेशन कर दिया है कि आपके पास, गवर्नमेंट के पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है कि उनको पूरा पता चल रहा है कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ रूट कर रहे हैं। तो ये जमाना गया, अभी ये नया भारत है, तो आपको इसमें सारी चीजों को अच्छे ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से, देयर आर टू थिंग्स, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। तो ये चीजों में डिफरेंस रखना चाहिए, और आप जितना अच्छा कंप्लायंस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए शांति की नींद होगी। नहीं तो आप सोचोगे कल कौन सा नोटिस आ जाए पता नहीं। इसलिए टू बी हैव अ पीस ऑफ माइंड, और वो हम उनको अपने स्टार्टअप क्लाइंट्स को ये सब प्रॉपरली गाइड करते। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी जिनको बिजनेस करना था, एंड विदाउट एनी थॉट और विदाउट एनी गाइडेंस शी एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, तो एज फार एज वी नो उसमें कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं, तो विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, विदाउट हायरिंग प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एग्जैक्टली, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स शी हैड टू शट इट डाउन कि पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लगता है कि कंपनी रजिस्टर करो एंड स्टार्ट वर्किंग, है ना। सो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लैक ऑफ नॉलेज हम बोल सकते हैं। तो आप ऐसे फाउंडर्स को या फिर जो आने वाले फाउंडर्स हैं उनको क्या डूज एंड डोंट्स बताएंगे? हाँ, देखिए कैसा है कि
ये जो हम है ना ऑनलाइन जाके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो वो बहुत रिस्की होता है हर चीज के लिए। जैसे आप को अगर सपोज खांसी जुकाम है तो आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, या लेकिन अगर आपको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है तो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो वैसा ही ये फाइनेंस फील्ड है जिसके एक्सपर्ट लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीएमए है, फाइनेंस के जो प्रैक्टिस में ज्यादातर आप देखेंगे तो फाइनेंस फील्ड में एंड टैक्सेशन में आपको ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे। तो मेरी ये सलाह रहती है ऐसे यंग लोगों से कि जो एक ऑनलाइन देख लेते हैं कि भाई एक कंपनी इजीली खुल रही है, खोल दीजिए। मेरे पास भी ऐसे काफी लोग आए जो फंस गए, कंपनी खोले, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर की, फिर बाद में उनको नोटिसेस आए, उनको पता लगा कि ये अरे यार ये कंप्लायंस बाकी है। अब क्या होता है जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो एक जस्ट आपको वो लोग रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं, लेकिन उसके बाद का कंप्लायंस के लिए यू आर नॉट विद देम, करेक्ट, व्हाट इट। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके फ्रेंड को नॉलेज नहीं था, उनका लैंड अप इन पेनल्टीज। एग्जैक्टली। इवन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद आरओसी के भी बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के जो फुलफिल करने पड़ते हैं, ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स के लिए, देयर आर मेनी सो मेनी थिंग्स। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ये चीज हो सकती है जो उसको, प्लस नॉट ओनली दैट व्हाट आई फील maybe that she would have not done proper financial planning. Maybe she might be ignorant. She would have taken help of expert in that case. That is what. Startup founders again बहुत इनिशियल लेवल पे हम आते हैं, तो मोस्ट ऐसी कौन सी बात है जिसका हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए? वी हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या फाउंडर हो तो इस चीज से दूर रहिए, ये मत करिए, ऐसे कुछ? देखिए, एक तो ऐसा है कि जैसे अपने आर यू टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स और समथिंग लाइक दैट? बट द मोस्ट डेंजरस थिंग कि हाँ, जो बहुत रिस्की हो सकता है। यस, कई बार मैंने नोटिस किया कि फाउंडर्स लोगों को क्या लगता है कि जीएसटी कंप्लायंस एक ये मंथली मैटर है जो मेरा अकाउंटेंट संभाल लेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अभी एक कंपनी मेरे पास है जो फार्मा में है, अभी नए क्लाइंट बने हैं, तो उन्होंने जब नए डायरेक्टर ने टेक ओवर किया कंपनी को, तो उनको समझ में आया कि बहुत सारी चीजें जिसका उनको पेनल्टी भरना पड़ रहा है, क्रोर्स ऑफ रुपीस। तो वो क्या होता है कि दे शुड नॉट फील दैट मेरा अकाउंटेंट संभाल लेगा। उनको ध्यान देना चाहिए कि वो जीएसटी कंप्लायंस क्या है, इनकम टैक्स कंप्लायंस क्या है। और जीएसटी का सिर्फ ऐसा है ना कि सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं है, आपको ये देखना है कि आप प्रॉपरली अपना टर्नओवर, अपने सेल्स उसमें प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि बस फाइल करते जाने। बस ये मिसकंसेप्शन है जो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी कि वो एनालाइज करेगा कि आपने जो वेंडर से कुछ खरीदा है जो अपने बिजनेस के लिए, उसमें उसने सामने वाले ने जो जीएसटी आपसे चार्ज किया है, उसको आप जो माल बेच रहे हो या आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस पे जो जीएसटी आप लगा रहे हो, तो ये जो आपने खरीदा है उसका इनपुट क्रेडिट से, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अगर आपने कोई 1000 रुपीज की चीज बेची जिसपे 18% आपने जीएसटी लगाया, और आपने वो बेचने के लिए आपने वो चीज से 500 रुपीज में कुछ खरीदी थी जिसपे 18% जीएसटी लगा, तो वो 500 पे जो आपने 18% जीएसटी पे किया है, ये जो 1000 रुपीज पे आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने वाले 18%, उसमें से जो 500 पे किया है उसका सेट ऑफ मिलेगा। लेकिन ये बात वहां तक सीमित नहीं रहती है, उनको ये भी देखना पड़ता है कि जो वेंडर है वो जेन्युइन है क्या नहीं, वो जीएसटी भर रहा है क्या नहीं। अगर उसने जीएसटी नहीं भरा है तो मुझे जीएसटी का नोटिस आएगा, हम आपको कैसे क्रेडिट दें। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो खुद जीएसटी फाइलिंग अच्छे से मेंटेन करना इनफ नहीं है, आप किसके साथ डील कर रहे हो, हाँ, उसका भी जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। हाँ, ओके, तो आपको देखना चाहिए आप उसको पेमेंट कर रहे हो, मेरे से वो जीएसटी ले रहा है तो वो भी भर रहा है क्या नहीं प्रॉपरली। उसने नहीं भरा, आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो आपको नोटिस आएगा। हालांकि अभी सिस्टम गवर्नमेंट ने काफी सुधार लाया है, जीएसटी में बहुत अच्छा सुधार लाया है। पहले ऐसा था कि मैपिंग नहीं हो पाता था। मैं कई लोग जिनको नोटिसेस आ गया है, जो काफी लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उन्होंने इसका मिसयूज भी किया था कि एक डमी बिल्स ले लिए, जीएसटी का क्रेडिट ले लिया और गवर्नमेंट को पता नहीं चला और
टैक्स की चोरी कर ली Yes, yes, इस तरीके से। correct. लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको पूरा मैप कर दिया है। जब तक सामने वाला जीएसटी अपने रिटर्न में भर के दिखाएगा नहीं, मेरा जीएसटी नंबर नहीं डालेगा, तब तक मेरे जीएसटी रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अभी वो चीज काफी सुधर गई है, तो वो करना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला फाउंडर को, ये जो कंप्लायंस है ना, वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। अदरवाइज टाइमली कंप्लायंस नहीं करेंगे तो ये जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है ना, ये बर्डन बहुत सारा हो जाएगा, जो आपका कैश फ्लो खा जाएगा। क्योंकि जब आपको कोई नोटिस आता है जिसका रिप्लाई टाइमली नहीं दिया, जो कंप्लायंस नहीं किया, तो उसमें आपको क्या हो जाता है कि काफी पैसे शेल आउट करने पड़ते हैं कि पेनल्टी जो बिजनेस के लिए हमने अलोकेट करके रखा हुआ वर्किंग होता है, कैपिटल सारा हैम्पर यहाँ हो पे। जाता है। Yes, yes. वर्किंग कैपिटल So is it mandatory for every startup to have GST number? नो, Okay. इट डिपेंड्स अपॉन द थ्रेशोल्ड लिमिट। गवर्नमेंट हैज सेट द थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे अभी सर्विस इंडस्ट्री है, लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे बोला गया है कि मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज है, फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज है, Legal services. या लीगल सर्विस आर exempted from the Oh, lawyers okay. are exempted from the GST. Okay. Yeah. Okay. So if I'm an advocate, I you need are- not to charge the Acha. GST. So like a consultant and some engineering service provider, उनके लिए 20 लाख रुपए का एक लिमिट है। 20 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका हो जाता है टर्नओवर, तो आपको अंदर ही है, तो आपको जीएसटी लेने की नंबर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 20 लाख क्रॉस हुआ, से 20 lakhs 1000 का जो नेक्स्ट बिल होगा, उसके पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। Okay. ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर के लिए। फिर हम बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख रुपए, तो वो 40 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस होगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो बट एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आपको बाद में नेक्स्ट ईयर भले से आप थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हो, तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। Okay, so even if नीचे अगर टर्नओवर आया, but you are ऑलरेडी रजिस्टर्ड, you have to pay the GST. yeah, you have to Okay. collect from your customer and then you have to pay to the government. Oh, so बहुत बड़ा सिनेरियो है ये। सिनेरियो है। So without naming anyone, can you tell me few practices जो लोग टैक्स चोरी के लिए करते हैं? Just curious to know about this. देखिए कैसा है कि हम तो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ केस लॉज ऐसे मिलेंगे कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ. तो मोस्टली क्या होता है कि रॉन्ग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई लोग शेल कंपनी खोल लेते हैं, मतलब एक्चुअली बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करते, मगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को इनवॉइस रेज किया जीएसटी का उसका इनपुट उन्होंने क्लेम किया। ऐसा करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना, सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, पकड़ में आ जाता है जल्दी से। अभी कई लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए डमी खर्चे डाल देते हैं। गवर्नमेंट या डमी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जेन्युइन खर्चा नहीं है फिर भी आप दिखा रहे हैं। ये इनकम टैक्स की बात हो गई। आप समझे? तो वो एक तरह से वो भी टैक्स की चोरी हो गई, जो एक्चुअल में खर्चा नहीं हुआ। एक्सपेंस ज्यादा दिखा के आप प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। एग्जैक्टली। ओके। तो ये भी तरीका लोग अपनाते हैं, बट नाउ अ डे द थिंग्स आर वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर डेटा है। आप बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हो, कैश कहाँ से निकाल रहे हो, उनको पूरा पता चल रहा है। अगर आपने कुछ कैश में ज्वेलरी भी खरीदी है, तो आपको पैन देना है। वहां पर 2 लाख रुपए के ऊपर ज्वेलरी खरीदे, पैन देना है। तो आपका जब पैन गया, दैट ज्वेलर विल हैव टू रिपोर्ट दैट, ही हैज टू कंप्लाई दैट, कि भाई नीरजा जी ने 2 लाख रुपए कैश देके मेरे यहाँ से एक गोल्ड ज्वेलरी लिया है। तो अभी भाई नीरजा जी का पैन गया है सरकार के पास, आपको नोटिस आएगा, भाई मुझे ये प्रूव करके बताइए 2 लाख आपके पास आए कहाँ से। आपका बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा, विड्रॉल है या नहीं। हाँ। ओके ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग किया करते थे। लेकिन मेरा तो यही सुझाव है कि आप जितना ट्रांसपेरेंट और जितना क्लीन करो, यू आर पेइंग टैक्स मोर, यू आर हेल्पिंग इन नेशन बिल्डिंग बाय पेइंग मोर टैक्सेस। जेन्युइन टैक्सेस पे करो। देयर आर मेनी टैक्स प्लानिंग मेथड विच यू कैन अडॉप्ट रादर देन द टैक्स इवेजन। सो मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं टैक्स प्लानिंग में और टैक्स इवेजन में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लोग टैक्स इवेजन के क्या क्या तरीके अपनाते हैं। खर्चे डमी डालते हैं, टर्नओवर कम दिखाते हैं, एक्चुअल टर्नओवर। अभी आपने रिसेंटली एक देखा ही होगा
कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को नोटिसेस भेजा है कि भाई आपने जो इनवाइसेस सिस्टम में डाला है, जैसे रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो 5% जीएसटी लग के एक इनवाइस आता है। अब रेस्टोरेंट में आप देखेंगे काफी टाइम, अभी तो जीपे वगैरह हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया है, काफी टाइम हम कैश पैसा देते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, ऑल ओवर इंडिया उनके सिस्टम में से जो कैश का इनवॉइस रहता था वो डिलीट कर देते। अच्छा, हाँ। अब गवर्नमेंट ने एआई यूज करके वो सारा डेटा निकाला। मोर देन 1,60,000 रेस्टोरेंट को नोटिस गए हैं कि ये जो आप कर रहे हैं इसका हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर दीजिए। तो ये सारी चीजें होती है जो लोग गलत करते हैं। और टैक्स इवेजन और टैक्स इवेजन में हेवी पेनल्टी है, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट मिनिमम, एंड इट गोज टू अप टू 300% ऑफ द टैक्स अमाउंट। 300%? या सपोज आपने टैक्स इवेजन में अपना 1 लाख रुपया टैक्स बचा लिया, टैक्स की चोरी कर ली, मैं बोलना चाहूंगा इवेजन में। प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें आपने जो 1 लाख बचाया है, आपको मिनिमम वो 1 लाख तो टैक्स भरना ही है, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा और वो 1 लाख रुपया पेनल्टी भी आएगी। और ऑफिसर को लगेगा कि आपने कोऑपरेट नहीं किया तो वो 300% तक पेनल्टी लगा सकता है। 3x या 3x। तो ये कितना आपका वर्किंग कैपिटल जाएगा। आप लॉन्ग रन के लिए सोचो, शॉर्ट रन का प्रॉफिट मत सोचिए, लॉन्ग रन के लिए। अब आपको मैं टैक्स प्लानिंग के बारे में बताता हूँ जो आपने पूछा है। तो ये टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग का डिफरेंस। टैक्स प्लानिंग में फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टअप का ही ले लेते हैं। स्टार्टअप के लिए एक सेक्शन है ATIAC। ओके। उसमें क्या है कि आप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP है, आपने DP IIT में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपका स्टार्टअप की जो क्राइटेरिया है उसमें आप बैठ रहे हैं, फिट हो रहे हैं, मतलब आप मैन पावर जनरेट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो आपको ये ATIAC में डिडक्शन है। क्या डिडक्शन है? आपके जो 10 साल में, आने वाले 10 साल में जो प्रॉफिट है उसमें से कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर में आपका 100% प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा, विच यू कैन चूज। अच्छा, we have the liberty to choose yes, those 3 years from the first 10 years. Okay. So स्टार्टअप को एक 10 years यंग बेबी बोला गया है। तो वो उसमें आप 10 साल पुरानी अगर कोई कंपनी है और ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसमें नहीं बैठ रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं है। तो इट शुड बी 10 years यंग बेबी एंड यू कैन हैव दिस टैक्स बेनिफिट। और फिर आपको क्या होता है कि फंड रेजिंग के लिए भी फायदा होता है। तो आप इस ढंग से प्लानिंग कीजिए अपना बिजनेस में कि आपको लग रहा है कि मेरा 5th ईयर में, 5th, 6th, 7th ईयर ऑनवर्ड्स ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है, देन आई विल टेक दैट बेनिफिट ना। ये शुरू के ईयर में मेरे को क्यों टैक्स भरना है, कम प्रॉफिट है तो मैं भर दूंगा टैक्स। जहां पर मुझे लग रहा है कि मेरा ज्यादा अभी ग्रोथ हो रहा है, आई एम स्केलिंग अप बिजनेस, तो मैं वो वाले ईयर को चूज करूंगा ना। तो ये एक टैक्स प्लानिंग हुआ है, which is not tax evasion, and government encourage this for the tax planning. तो है टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। और बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की, मतलब अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। सपोज एक्सपोर्टर है तो आपने जैसे पर्टिकुलर अमाउंट का गुड्स आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया, यू गेट द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, बिकॉज आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इट विल कम इन फॉरेन करेंसी टू इंडिया। तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि हम गवर्नमेंट एनकरेज करती है एक्सपोर्टर को कि भाई ठीक है, आपने एक्स अमाउंट का एक्सपोर्ट किया तो हम आपको एक वाई अमाउंट के जितना इंपोर्ट करने के लिए आपको एक लाइसेंस दे देते हैं। मतलब आपको अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ऑफ दैट वाई अमाउंट। तो वो क्या करते हैं, अभी मैं इंपोर्टर नहीं हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मैं वो लाइसेंस को ओपन मार्केट में बेच भी सकता हूं जो इंपोर्टर है। अच्छा, ओके, तो मुझे वो बेनिफिट। तो ये सब टैक्स प्लानिंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ द टैक्स। इंटरेस्टिंग। ओके सर, तो ये टैक्स प्लानिंग वगैरह अगर हमें ठीक से करना है तो वी नीड कंटिन्यूअसली एन एक्सपर्ट विद अस। हाँ, और आपको भी एक्सपर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको आपकी टीम के साथ डिस्कशन,
आपको जैसे मैंने बोला ना कंप्लायंस कैलेंडर, यू ऑल्सो हैव टू फॉलो। यस। अभी क्या होता है, कई बार स्टार्टअप जो फाउंडर होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी टीम कर रही है ना, बट दे हैव टू फॉलो दैट टीम इज डूइंग और नॉट, ट्रू। अदरवाइज नीडेड। यू विल लैंड अप Yeah. इन ट्रबल। समझ लो उसने कैजुअली ले लिया, टीम मेंबर ने, उसने आज का काम 10 दिन बाद कर रहा है, तो उसके कंसिक्वेंसेस है, कंप्लायंस टाइम पे नहीं करने के कंसिक्वेंसेस है, तो वो भारी पड़ते हैं। हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आप वो बाद में वो फाइट कर भी रहे हो, अपील में जा रहे हो, कोई ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो गया कि भाई आपने इतना टैक्स भरना चाहिए, इतना पेनल्टी भरो, ये भरो, फिर आप सोच रहे हो कि मैं हायर अथॉरिटी में अपील करूंगा, तो आपको ऐसा नहीं कि आप अपील करने जा रहे हो, अपील कर दिया, वैसा नहीं है। आपको जितना उन्होंने लायबिलिटी डिसाइड की है उसका 10 to 20% पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप सोचिए ना, आपका बिजनेस में जो कैश फ्लो है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये सब चीजें को लाइटली नहीं ले सकते। डेप्थ है बहुत इन चीजों में, एंड मच इम्पोर्टेंट। ओह माय गॉड बट सर। अच्छे से करो, you will have a peace of mind. Yes. That is what I suggest. Sir, again coming back to new companies, founders, Yeah. startup. There are many types of companies, private limited हो, LLP, proprietorship, partnership. सर समझ नहीं आता इसमें से कई लोगों को कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो is it depending on the nature of business or it is depending on the turnover? What we should choose? देखिए, पहला तो आपको ये देखना है कि आप क्या कैटर करने वाले हैं, आप बिजनेस करके किसको कैटर करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि आप सपोज फॉरेन में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आप इंडियन कोई बड़े इंडस्ट्री को कुछ सप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये चाहेगा कि मैं इंडिविजुअल को नहीं दूंगा काम, मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दूंगा। ओके। तो फिर आपको ये देखना है कि अभी हाँ, सपोज मेरी एक छोटी सी दुकान है, अब वो मैं होलसेलर हूं कुछ प्रोडक्ट का, तो मुझे पता है कि मेरे कस्टमर कौन है, करेक्ट। एक पर्टिकुलर मार्केट में बैठा हूं, तो वो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट है उसके लिए। ओके। उसमें क्यों बेस्ट है कि उसको कंप्लायंस ज्यादा नहीं है प्रोप्राइटरशिप में। अच्छा। अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें क्या होता है कि कंप्लायंस बहुत सारे हैं जो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। हाँ, ROC। तो उनको काफी कंप्लायंस ROC के करने पड़ते हैं। फिर नॉट ओनली दैट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी पड़ती है, चाहे भले आपका टर्नओवर से फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए क्यों ना हो, आपको ऑडिट कंपलसरीली करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि अभी वो लोग जो स्मॉल कंपनीज है उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट से बाहर कर रहे हैं। तो वो एक जैसे आप बोले ना, स्टार्टअप को उतना कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा और उनको एक आइडेंटिटी मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ऐसा है, वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट। तो अभी जैसा आपका ये प्रश्न है कि कंफ्यूज्ड है कि हम लोग पार्टनरशिप, LLP या तो कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो विजिटिंग कार्ड पे डायरेक्टर लिखाना चाहता हूँ और इसलिए मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहा हूँ। सुना है ये। हाँ, बहुत गलत थॉट है वो, वैसा करना नहीं चाहिए। मैंने तो कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद होते देखी है, क्योंकि उन्होंने जितना कमाया नहीं कंप्लायंस में करने के लिए, उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया है। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी नीड क्या है। मेरे पास एक क्लाइंट है, अच्छा बिजनेस है उसका, अच्छा फार्मा कंपनी है, उसने शुरू किया था प्रोप्राइटरशिप से। 10 साल वो प्रोप्राइटरशिप चलाया, अच्छा टर्नओवर हो गया, फार्मा एक्सपोर्टर। आज उसने 3-4 साल पहले प्राइवेट लिमिटेड एंड ही इज ग्रोइंग लाइक, आई मीन मेरा तो प्लान है कि उसको मैं IPO निकाल के उसको एटलीस्ट MSME का IPO निकाल के उसका मेन बोर्ड नहीं तो MSME बोर्ड पे उसको लिस्ट कराऊं। तो ऐसा है। तो ये आपको सोचना है कि आप किनको कैटर करने वाले हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप कॉल लीजिए, आप फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कीजिए कि मुझे ये चीज है। हमारे पास आते हैं कई लोग कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, कैसे करो, क्या करो, आप सजेस्ट कीजिए। हम देखते हैं कि उनका फोकस कहाँ है, क्या है, फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करो या LLP करो या प्रोप्राइटरशिप में ही जाओ। सर प्रोप्राइटरशिप और OPC आर दे सेम? नो, बोथ आर डिफरेंट। प्रोप्राइटरशिप क्या है कि मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अपना एक
जो भी मेरे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, या मेरा टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस हो रहा है तो मैं जीएसटी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, वो करके, और मैं अपने आईटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, प्रॉफिट वगैरह शो करके मैं जो भी टैक्स भर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. इट्स वेरी सिंपल. ओपीसी एक तरह की 1% कंपनी जो एमसीए आरओसी के थ्रू रजिस्टर होती है, एमसीए पोर्टल पे, रजिस्टर ऑफ कंपनी में. तो वो कई लोगों को लगता है कि एक कंपनी का स्टेटस होना चाहिए. 1 मैन कंपनी है, 1% कंपनी है, तो उसमें उसको लगता है कि 2-3 डायरेक्टर होंगे तो झगड़े हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है. तो मैं अपना अकेला काम कर रहा हूँ और एक मेरे को कंपनी का स्टेटस भी मिल गया है. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ओपीसी देयर आर कंप्लायंस इज लिटिल मोर देन द प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एमसीए का कंप्लायंस भी आ जाता है, जो प्रोप्राइटरशिप को नहीं आता है. ये मेजर डिफरेंस है. बाकी टैक्सेबिलिटी में भी वो थोड़ा फर्क है दोनों में, तो वैसा है. सर एक रैपिड फायर हो जाए. हाँ बिल्कुल. और कैश फ्लो, what matters the most for a startup? Of course, cash flow, because it is important for the survival of the business. Bootstrapping or external funding? Bootstrapping at the initial stage. Okay. External funding when you are scaling up the business later on. Okay. One compliance startup should never ignore. Obviously, GST. GST. Biggest financial myth? That revenue is the automatically it creates the growth. It's not that. Okay. Tax saving or reinvestment? Reinvestment for long-term growth. Okay. One financial habit every founder should have? Review financial statement every month. Every month? Yeah. Okay. One tax shortcut which is safe? No shortcut, because it creates a long-term problem. Okay. So no tax shortcut is safe? No shortcuts. Okay. Okay. Sir, thank you so much for guiding new upcoming founders, startups and maybe कुछ companies जो already established है, उनके लिए भी ये आपका guidance बहुत fruitful रहेगा, helpful रहेगा. Yes, I would say that startup do not fail because they lack this what you say innovations and technology. They fail because of lack of the financial planning. Yes. That is what I would like to say the youngster who are going for the startup, are going to start. They should have a proper financial planning. They should have proper budgeting. एवरीथिंग लाइक नो. कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो हम बड़े ऑफिसेस खोल लो, ज्यादा लोगों को हायर कर लो, बाद में पता चलता है ये तो हमने गलती था. तो उस हिसाब से प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. दे फील दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग. थैंक यू सो मच सर. माय प्लेजर. वेरी इंसाइटफुल डायलॉग विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.